भारत में आक्रमण करने वाले और मुस्लिम तुर्क शासन की नींव रखने वाले सबसे पहले तुर्क सुबुज्जेन और उसका सबसे बड़ा बेटा महमूद ऑफ गजनी थे। महमूद गजनी अपनी पिता की मृत्यु के बाद 998 ईडी में गजनी के शासक बने। महमूद गजनी ने 17 बार भारत पे हमला किया और उसे खूब लूटा। महमूद गजनी ने 1022 एडी में पंजाब पे कब्जा कर लिया, जिस पर उसके उत्तराधिकारियों का अगले 160 साल तक कब्जा रहा। महमूद की मृत्यु के बाद उसके नालायक उत्तराधिकारियों के कारण गजनविद साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अफगानिस्तान के घोर राजवंश ने गजनविद साम्राज्य को अफगानिस्तान से निकाल भार कर अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य पंजाब तक सीमित रह गया। मोहम्मद गौरी इस घोर राजवंश का सदस्य था। मोहम्मद गौरी के बड़े भाई सुल्तान गयासुद्दीन ने 1173 में गजनी पे आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इसके बाद उसने अपने छोटे भाई मोहम्मद गौरी को गजनी के शासक के रूप में स्थापित किया। गौरी ने 1175 में भारत पे अपना हमला शुरू किया। मोहम्मद गौरी ने सुलेमान रेंज के गोमाल पास के रास्ते से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया। उस समय भारत में घुसने के सिर्फ 2 रास्ते थे, खैबर पास के रास्ते या फिर गोमाल पास के रास्ते। गोमाल पास को चुनने के मोहम्मद गौरी के पास 2 कारण थे। पहला, गजनविद सुल्तान खुसरो मलिक की सेना खैबर पास का जोरदार बचाव कर रही थी, और दूसरा कारण था कि गौरी पहले सिंध और गुजरात के रास्ते मध्य भारत को जीतना चाहता था। इस प्रकार वो गजनविद सुल्तान को घेर कर अपना जागीरदार बनाना चाहता था। उसका पहला निशाना मुल्तान था, जिस पर गौरी ने जल्द ही कब्जा कर लिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी उंच की तरफ बढ़ा, लेकिन उंच ने बिना लड़े ही मोहम्मद गौरी के साथ संधि कर ली। इसके बाद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण करने के लिए थार रेगिस्तान को पार किया, लेकिन गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय ने एक बड़ी सेना खड़ी की और माउंट आबू के पास मोहम्मद गौरी की सेना से लड़ाई लड़ी। राजा मूलराज ने मोहम्मद गौरी की सेनाओं को आसानी से हरा दिया। इस हार के बाद गौरी अपनी बची कुची सेना के साथ पीछे हट गया और वो गजनी वापस लौट गया। माउंट आबू की लड़ाई में हार के बाद गौरी ने अपनी योजना बदल दी। उसने अब पहले पंजाब को जीतने की योजना बनाई। 1179 में उसने खैबर पास पे अचानक हमला किया और उसे जीत लिया। खैबर पास के साथ साथ मोहम्मद गौरी ने पेशावर पे भी कब्जा कर लिया। उसने खैबर पास की रक्षा के लिए पेशावर में एक मजबूत सेना रखी। मोहम्मद गौरी ने 1181 में लाहौर पे कब्जा करने के लिए फिर से पंजाब पे हमला किया। गजनविद सुल्तान खुसरो मलिक ने बड़ी साहस के साथ अपनी राजधानी की रक्षा की, लेकिन गौरी के साथ संधि करने के लिए वो मजबूर हो गया, जिसके बाद पंजाब के एक बड़े हिस्से पर मोहम्मद गौरी ने कब्जा कर लिया। अगले ही वर्ष मोहम्मद गौरी ने सिंध पे आक्रमण किया। तेजी से हमला करते हुए उसने सिंध की राजधानी देबल को घेर लिया, जिसके बाद सिंध के शासक ने मोहम्मद गौरी के साथ शांति संधि कर ली और मोहम्मद गौरी के अधीन जागीरदार बनना स्वीकार कर लिया। इसके कुछ साल बाद 1185 में गौरी ने पूर्वोत्तर पंजाब पे हमला किया और सियालकोट शहर को जीत लिया। इस जीत के बाद जब मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान लौट रहा था, तब सुल्तान खुसरो मलिक ने खोखर जनजाति के साथ मिलकर सियालकोट को फिर जीतने का प्रयास किया। जैसे ही मोहम्मद गौरी को इस बात की खबर मिली, वैसे ही वो सियालकोट की रक्षा कर रहे अपनी सैनिकों की सहायता के लिए अफगानिस्तान से पंजाब वापस लौट आया। मोहम्मद गौरी को अपनी तरफ आता देख सुल्तान खुसरो मलिक ने तुरंत सियालकोट की घेराबंदी खत्म कर दी और वो लाहौर वापस लौट गए। लेकिन सियालकोट की घेराबंदी का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने लाहौर को चारों ओर से घेर लिया। सुल्तान खुसरो मलिक और उसके वफादार सेना ने बहादुरी से लाहौर की रक्षा की। मोहम्मद गौरी घेराबंदी को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने विश्वासघात का सहारा लिया। गौरी ने खुसरो मलिक से शांति संधि के लिए बातचीत करने का नाटक किया।
जैसे ही खुसरो मलिक किले से बातचीत करने के लिए बाहर आया, तुरंत ही गोरी के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। खुसरो मलिक की लीडरलेस सेना ने जल्द ही आत्मसमर्पण कर लाहौर के किले को गोरी के हवाले कर दिया। इसके 6 साल बाद मोहम्मद गोरी ने खुसरो मलिक और उसके बेटों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद गजनी वंश का अंत हो गया। लाहौर पे विजय के बाद मोहम्मद गौरी ने लाहौर को अपनी नई राजधानी बना लिया और अपनी मुख्य सेना को पेशावर से लाहौर ले आया। 1189 पे उसने भटिंडा के किले पे कब्जा कर लिया, जो उस समय दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने एक बड़ी सेना खड़ी की और भटिंडा को मुक्त कराने के लिए पंजाब की ओर अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा। राजपूतों को आगे बढ़ता देख मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना इकट्ठी की और दिल्ली से 100 किलोमीटर उत्तर में तराइन के मैदान में उनका सामना किया। इस युद्ध में राजपूतों ने तुर्की सेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया और पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई गोविंद राय ने मोहम्मद गोरी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इससे पहले गोविंद राय गोरी को मार पाता, एक सतर्क तुर्की सैनिक ने गोरी को बचा लिया और घोड़े पे बैठा के युद्ध के मैदान से बाहर निकाल लिया। मोहम्मद गोरी इतनी बुरी तरह घायल था कि उसे पालकी के सहारे गजनी तक वापस ले गए। इस युद्ध के तुरंत बाद राजपूतों ने भटिंडा की घेराबंदी की, लेकिन इस किले पे कब्जा करने के लिए उन्हें 1 साल से अधिक समय लग गया। मोहम्मद गोरी ने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी हार का बदला लेने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की। उसने राजपूत सेना को चारों ओर से घेरने के लिए घोड़े पे बैठ के तीर चलाने वाले सैनिकों के 40,000 से ज्यादा सैनिक अपनी सेना में भर्ती किए। 1192 में उसने राजपूतों को हराने के लिए अपनी सेना को सीधा तराइन भेजा। आत्मविश्वास से भरे पृथ्वीराज चौहान पहले के मुकाबले एक छोटी सेना के साथ युद्ध के मैदान में आए, क्योंकि राजपूत सेना उस समय और भी जगह लड़ाई लड़ रही थी। मोहम्मद गोरी ने अपने 40,000 घोड़सवार तीरंदाजों का इस्तेमाल करते हुए राजपूत सैनिकों को परेशान करना शुरू किया और राजपूत सेना पे चारों ओर से तीर बरसने लगे। कुछ समय बाद राजपूत सेना पूरी तरह अव्यवस्थित हो गई और वो बुरी तरह थक गई। इस समय मोहम्मद गोरी ने अपनी रिजर्व टुकड़ी को राजपूत सेना पे हमला करने को कहा। रिजर्व टुकड़ी ने थकी हुई राजपूत सेना पे एक जबरदस्त हमला किया और उसे बुरी तरह हरा दिया। युद्ध के मैदान में ही गोविंद राय और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में लिखे एक महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गोरी ने युद्ध के बाद पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और उसे अंधा कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी और कवि चंद बरदाई को जब इस बात का पता चला तो उसने गजनी की यात्रा की। उसने मोहम्मद गोरी के सामने अंधे पृथ्वीराज की तीरंदाजी की बहुत प्रशंसा की, जिसके बाद मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज की तीरंदाजी का प्रदर्शन देखने के लिए तैयार हो गया। इस प्रदर्शन के दौरान पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की आवाज की दिशा में तीर चलाया और मोहम्मद गोरी को मार डाला। इससे पहले कि मोहम्मद गोरी के सैनिक उन्हें मार पाते, पृथ्वीराज और चंद बरदाई ने एक दूसरे को मार डाला। पृथ्वीराज रासो में कई ऐतिहासिक तथ्य और काल्पनिक कहानियों का मिश्रण है और इसे ऐतिहासिक रूप से विश्वसनीय नहीं माना जा सकता, इसलिए हम अपनी कहानी को जारी रखते हैं। तराइन की लड़ाई में हारने के बाद भी राजपूतों ने दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा बनाए रखा। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली पे कब्जा करने के लिए अपनी सेना का कमांडर नियुक्त किया और वो गजनी लौट गया। जल्द ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की घेराबंदी की और राजपूतों को किला खाली करने पे मजबूर कर दिया। 1193 में मोहम्मद गौरी भारत वापस लौट आया और उसने कन्नौज के राज्य पे हमला किया। उसने छंदवर की लड़ाई में गंधर्व वंश के राजा जयचंद्र को हराने के बाद उसे मार डाला। कन्नौज के राज्य पे विजय प्राप्त करने के बाद गौरी फिर गजनी लौट आया। 1203 में गौरी के बड़े भाई की मृत्यु हो गई और मोहम्मद गौरी पूरे साम्राज्य का एकमात्र शासक बन गया। इसके 2 साल बाद 1205 में ख्वारिज़्म के शाह ने एक बड़ी लड़ाई में गौरी को हरा दिया।
जब अपनी हार का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी एक बड़ी सेना खड़ी कर रहा था, तभी उसे खबर मिली कि साल्ट रेंज की खोखर जनजाति ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया है। खोखर जनजाति को कुचलने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली से और मोहम्मद गौरी गजनी से आगे बढ़े। कुछ ही महीनों में उन्होंने विद्रोह को कुचल दिया। इस अभियान की कामयाबी के बाद मार्च 1206 में मोहम्मद गौरी ने गजनी वापस लौटने का फैसला किया। लौटते समय मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने सिंधु नदी के तट पे अपना शिविर लगाया। उस रात कुछ साहसी खोखरों ने तैर के नदी पार कर ली और वो सुल्तान मोहम्मद गौरी के तंबू में घुस गए और देखते ही देखते उन्होंने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। इस प्रकार मोहम्मद गौरी के लंबे करियर का अंत हुआ। उसकी मृत्यु के बाद उसके तुर्की गुलामों ने उसके साम्राज्य को आपस में बांट लिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।